नमस्कार। डीडी हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा यानी कुलदीप फेरान का नमस्कार। आज की बात के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खात्मे पर चलाए जा रहे एक खास मिशन के लिए, जिसका नाम है प्रधाव। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं महानिरीक्षक पुलिस संतोष पटियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और इतने कम समय में हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। जी, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों के साथ। और हमारे राज्य के आईजी पुलिस, हम इंटेलिजेंस के जो आईजी हैं उनसे हम जानते हैं अपने सवालों के वो जवाब जो आम जनता इस वक्त प्रदेश पुलिस से पूछना चाहती है, खास करके नशे के से जुड़े विषय पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधाव जो प्रदेश पुलिस का कैंपेन जो चल रहा है नशे के खात्मे के लिए पूरे प्रदेश में, ये आखिर है क्या और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, प्रधाव एक संस्कृत का शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग है टू वाइप आउट। तो ये प्रदेश पुलिस का एक प्रोग्राम है जिसमें हम यंग बच्चों को 16 से लेकर 25 साल तक के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ एक हैकाथॉन भी है। इसमें इन बच्चों को हम पार्टिसिपेशन के थ्रू, इट इज़ वर्चुअली डायलॉग टाइप्स, बहुत से ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि वन साइडेड होता है। हम जाके लेक्चर देते हैं लोगों को या कुछ बातें बताते हैं, उधर से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम होता है। इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए इसमें हैकाथॉन रखा गया है। उसमें प्राइजेज़ भी हैं और इसके 5 फेजेज़ हैं। 2 फेजेज़ हो चुके हैं, 3 आगे होने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट्स को 16 से 25 साल तक के स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचली हैं या जो 3 साल से हिमाचल के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है सबकी। और साथ में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जुडिशरी के लोग हैं, प्रोसिक्यूशन के हैं और टीचर्स हैं, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनके सबके थ्रू करके हम इसको प्रोग्राम को चला रहे हैं। जी सर, ऐसा देखने को मिल रहा है कि आए दिनों इस तरह के मामलों में, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स से जुड़े इन मामलों में इनकी बहुत तादाद देखने को मिलती रहती है। आए दिन हम खबरों में पढ़ते रहते हैं कि हीरोइन है, ब्राउन शुगर है और भी ना जाने तरह तरह के सब्सटेंसेस है जिनके केसेस जो है लगातार आते रहते हैं। किन परिस्थितियों में जो है नारकोटिक्स अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई की जाती है इन सब पदार्थों पर? देखो, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जिसमें कि वो सब्सटेंसेस बताए गए हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनका कल्टीवेशन, उनका अनलाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कैरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद उसका बेचना और इवन कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों में अगर वो चीज़ें पाई जाती हैं तो उस पर NDPS के तहत कार्रवाई की जाती है। जी, अगर इस सब में अगर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें, वैसे तो बहुत सराहनीय कार्य हो ही रहा है, जैसा कि हमने आंकड़ों में अभी तक देखा भी है। प्रदेश पुलिस की भूमिका की अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रदेश पुलिस जो है इन मामलों की तफ्तीश कर रही है और आगे चलकर जो यूँ देखा जाए कि एक सवाल है कि पुलिस जो है जिनकी गिरफ्तारियां कर रही हैं वो अमूमन जो है छोटी उम्र के बच्चे हैं जो इस द्रव्य को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कस्टमर हैं। लेकिन अभी भी क्या जो इस खेल के जो माहिर हैं या यूँ कहे कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो सप्लायर ग्रुप है, उन तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को इसमें अरेस्ट किया जाता है। छोटे बच्चों को तो खैर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे आंकड़े तो पर्टिकुलर एरियाज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें बड़े, वो भी अरेस्ट हुए हैं। और कंज्यूमर कम पेडलर्स होते हैं वो भी बहुत बार अरेस्ट होते हैं। लेकिन हमने फॉरेनर्स को भी अरेस्ट किया, करीब 78 फॉरेनर्स लास्ट के 5 सालों में अरेस्ट किए हैं। उसमें से मेजॉरिटी जो है वो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं। वो सारे सप्लायर ही थे, तो सप्लायर्स पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें केवल इनपुट्स टाइम पे नहीं आती है, या चीज़ ली जैसे किसी को पकड़ लिया तो उसके बाद उसका आगे जाके पता लग जाता है लोगों को पकड़ा हुआ है, तो कई बार लोग कोशिश करते हैं बचने की। लेकिन हमारी टेंडेंसी ये है कि इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज करके लोगों को पकड़ें। जी, 2017 से 22 तक की अगर हम 5 वर्षों के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो 2017 के मुकाबले में 2022 तक जो आंकड़ा जो इस तरह के मामलों का सामने आया है उसमें लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो उस बढ़ोतरी का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो अवेयरनेस बढ़ी है।
लोगों तक पुलिस की भी आउटरीच बढ़ी है। नो डाउट कि नशा भी बढ़ा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम, लेकिन बढ़ने के साथ अगर पब्लिक से तालमेल ठीक नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो, या पब्लिक का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो हमारे साथ सूचना देने में, तो पकड़े नहीं जाते हैं लोग। अवेयरनेस बढ़ी है, पुलिस ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया हुआ है, पुलिस का फोकस भी रहा है। पहले हमने SNCC बनाया, अब ANTIF बनाया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट SP अपना एक उसके लिए नारकोटिक्स के लिए यूनिट बनाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़, अवेयरनेस का यूज़, हमारी हेल्पलाइन, उसके बाद हमारे जो ऐप भी है ड्रग फ्री हिमाचल ऐप, इन सारी चीज़ों के यूज़ के कारण जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, उससे इसमें केसेस में बड़ी वृद्धि हो रही है। जी सर, एक और सवाल कि समय समय पर मैं अधिकतर अमूमन मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो समय समय पर ये मांग उठती रही है कि कुछ ऐसे नशे हैं, छोटे नशे, जिन्हें आम लोग अपनी आपस की बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जैसे कि भांग को वो एक आम नशा मानते हैं। उनका कहना है कि भांग की खेती को जो है लीगलाइज किया जाना चाहिए और इस तरह के इसे NDPS के तहत ना रखा जाए, या फिर इसमें अतिरिक्त जो है मेडिसिनल जो है प्रावधान होने चाहिए। बल्कि यूं कहें तो कई बार सरकारों की तरफ से भी इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, काफ़ी सारे बयान जारी किए गए थे जिसमें हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की बात कही गई थी। तो क्या इसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि क्या ये जो नशा है, यानी कि जो सिंथेटिक ड्रग्स का जो नशा है, उसकी जगह क्या ये मेडिसिनल प्लांट्स के नशे या उससे जुड़े हुए सब्सटेंसेस ले सकते हैं? देखिए, नशा तो कोई भी बुरा है जी, इसमें तो कम बुरा या ज़्यादा बुरा नशा नहीं हम कह सकते। तो ये जो आपका लीगलाइजेशन वाला है, ये भी प्रोसेस तो सरकार के विचाराधीन है। तो हम तो इसको चीज़ों को इन्फोर्स करते हैं, तो जैसे सरकार का आदेश होगा उसी अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे हम तो सारी तरह के नशे के खिलाफ हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमूमन जो है इसमें युवा अवस्था से जो है केसेस देखने को जुड़े रहते हैं, जिसमें कि लड़कों के अलावा अब लड़कियों का भी अच्छा खासा प्रतिशत इसमें देखने को मिला है कि जो महिलाएं हैं वो भी नारकोटिक ड्रग्स के केसेस में पकड़ी जा रही हैं। क्या कारण रहते होंगे कि ये सिर्फ युवावस्था या उससे जुड़े हुए लोगों को, जिसमें कि स्कूल और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसके तीन चीज़ें हैं, 3 एस्पेक्ट हैं। डिमांड है, सप्लाई है, और तीसरा बाद में हार्म रिडक्शन है। तो जो डिमांड, जब तक चीज़ की डिमांड नहीं होगी तब तक उसके लिए कोई सप्लाई का भी कोई ज़्यादा औचित्य नहीं होता है। इसमें डिमांड को रिड्यूस करने के लिए जो है ना, अब इसमें बच्चों के अपना पीयर प्रेशर होता है, उसके बाद उनका जो है वो स्ट्रेस होता है। आजकल ये बोलना पड़ रहा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कई बार पेरेंट्स को या बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी और कारणों से एक दूसरे से दूर भी रहना पड़ता है। तो इस चीज़ में पीयर प्रेशर और कोई थ्रिल के लिए कुछ इसके लिए ऐसी चीज़ें करना, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है बच्चों पे, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को, सोसाइटी को इस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। और उसके कारण साथ में थोड़ा जो सोशल फैब्रिक था हमारा पहले, कि जैसे एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आता था तो बच्चे थोड़े उससे डरते भी थे, और सोसाइटी में पेरेंट्स का तो था ही था, सोसाइटी का अपना प्रेशर भी होता था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। उसके कारण इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। इसलिए बच्चों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और उन पर ध्यान देना पेरेंट्स का, टीचर्स का, और उनको खुद भी पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम क्या है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। बिकॉज आपने 2 बच्चों पे ध्यान देना है जी, और बाकी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसने लाखों पे ध्यान देना है। तो इससे थोड़ा सा इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो हार्म रिडक्शन वाली एजेंसी है वो सारी इकट्ठे आए, यानी सभी के सहयोग की सभी इसमें का सहयोग आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो मेरे मन में है, मैंने एक सिनेमा के माध्यम से ये जाना है कि पंजाब जो है इस नशे से काफ़ी वर्षों से जूझ रहा है, और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की ओर से सप्लाई किया जाता है। हालांकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये सप्लाई जो है, क्या ये पंजाब के रास्ते हिमाचल के लिए सप्लाई है, या फिर इसके और जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारी स्टेट ओपन बॉर्डर एरियाज शेयर करती हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, तो क्या ये उन क्षेत्रों से ये सप्लाई की जा रही है? देखिए, इंसिडेंटली हम इसकी जो हेरोइन है स्पेशली, जिसको चिट्टा, जिसका एक तरह का आगे एक प्रोडक्ट है, अफीम है, इसकी बड़ी मात्रा में खेती अफ़गानिस्तान में होती है। तो इसके कारण ये पाकिस्तान भी आती है, और जो इंटरनेशनल स्मगलिंग का रूट है इसमें इंडिया अनफॉर्चुनेटली पड़ता है, हम लोग हैं
ज्योग्राफी तो हम नहीं बदल सकते अपनी। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान से पंजाब में आती है, पंजाब से जो एडजॉइनिंग एरिया है पंजाब के, हमारा कांगड़ा, चंबा, ऊना एरिया हो गया कि बद्दी तक का सारा इसमें आती हैं। और बाकी दिल्ली से भी जो सी रूट से आती है, वो दिल्ली से भी कुछ फॉरेनर भी और कुछ इंडियन लोगों के थ्रू यहाँ इसकी घुसपैठ हुई है। पिछले 5 वर्षों की आंकड़ों की हम अगर बात करते हैं तो सर ये देखने को मिला है कि वर्ष 2022 में अकेले शिमला ज़िला में 239 जो है केस जो है एक वर्ष में एनडीपीएस के देखने को मिले हैं। अचानक से शिमला का इस लिस्ट में टॉप पर आना, इसकी क्या वजह रह सकती है? देखिए, पकड़ा जाना तो मतलब है कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो रही है जी, लेकिन उसका दूसरा एंगल ये भी है कि ठीक है चीज़ बढ़ भी रही है जी। तो इफेक्ट में बताया आपको, जैसे हमारी हेल्पलाइन है उसमें हमें आज तक कोई करीब 9000 के आसपास मैसेज आ चुके हैं। हमारा ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, उसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है जो गुप्त हम रखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है बढ़ रहा है, उसके कारण लोग पकड़े भी जा रहे हैं। नशों के खिलाफ जन जागरूकता करने में किस तरह के अभियान जो है प्रदेश पुलिस जो है शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चला रही है? देखिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आपने इसमें आपको डिमांड रिडक्शन करनी है। हम कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जो हमने थाना के लेवल पे नशा निवारण समितियाँ बनाई हैं, पंचायतों में जाते हैं, महिला मंडलों से कांटेक्ट करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और उसके साथ साथ जो ये 2 ऐप मैंने आपको बताया ये भी हैं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों की जब आपने बात कही, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जो है एंटी ड्रग कैंपेन जो है ड्राइव रन की जाती हैं, तो आने वाले समय में प्रधाव के तहत जो है प्रधाव कार्यक्रम के तहत और क्या गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, एक होता है कि हम जाके स्कूल में जा रहे हैं और बच्चों को भाषण दे रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वहाँ पे, उनकी जो इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। प्रताप में क्या है कि हम बच्चों को उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताओ इसका रीज़न क्या है, अब कौन आपको इस चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करता है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इसको सप्लाई को कम कर सकते हैं, किस तरह डिमांड को कम कर सकते हैं, बाकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए, जो हार्म रिडक्शन की मैंने बात की। तो ये जो चीज़ें हैं, जब बच्चे एक्टिवली उस पर सोचेंगे और साथ में हम उनको सूटेबली रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, 1.5 लाख का पुरस्कार है, 1 लाख का पुरस्कार है, 75,000 रुपये का पुरस्कार है, तो बच्चे उस मामले में इन डेप्थ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ उनके जब वो पेरेंट्स को पता लगेगा, सोसाइटी को पता लगेगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बच्चों की इस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी चीज़ों को सोचेंगे, उसके बारे में सर्च भी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी और जितने ज़्यादा सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, और स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप है हमारा बच्चे हैं उनके साथ हमारा डायलॉग होगा, तो उतना ही उनको अवेयरनेस आएगी, उसके कारण फिर हमारे इसमें हमें इसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जी, तो वैसे अगर देखा जाए तो पकड़े जाने की स्थिति में या फिर किसी भी अन्य स्थिति में ऐसे लोग जो या फिर ड्रग पैडलर हैं या कंज्यूमर्स हैं, पकड़े जाने की स्थिति में ये लोग अक्सर जो है कुछ भी कर सकते हैं, लाइक भाग सकते हैं, छुपने की कोशिश कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव जिसमें आपने ये देखा हो कि इस तरह के मामले हैं कि छोटे बच्चे हैं या आपको उन पर तरस आया हो कि इन्हें सही दिशा दी जाए, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी एक अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें? ऐसे बच्चे जनरली एज का तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पाता, पर जो यंग बच्चे हैं ऐसा कई बार होता है। मैं 3 डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी रहा, तो ऐसे कई बार इंस्टांसेस ऐसे आते हैं, तो हम उनको बड़े प्यार से कई बार भागने की कोशिश करेंगे, कई बार अपने आप को नुकसान करने की कोशिश करेंगे, कई बार एकदम तो ओवर पैनिक कर जाते हैं, तो उनको काउंसलिंग की जाती है, उनको प्यार से बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। कोशिश ये रहती है कि हर ड्रग एडिक्ट या ड्रग पेडलर जो है ना, सारा वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल हो, वो विक्टिम भी हो सकता है, और जनरली एडिक्ट विक्टिम होते हैं। तो अब हमारी सोच अब धीरे धीरे ये हो रही है कि विक्टिम का जो इनका एंगल है, उस एंगल से उनको उस तरह से पुलिस भी ट्रीट करे, और उसके बाद उनका जो हार्म रिडक्शन का मैंने आपको बात बताई उसमें भी इनको उस तरह से ट्रीट करें। जी सर, एक वक्त था उस दौर में हम देखते थे कि इस तरह के नशों की बातें सिनेमा जगत में जुड़ी रहती थी और लगभग पेज 3 के अखबारों के पेज 3 पर छाई रहती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में ऐसा गांव जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, वहां पे भी इस तरह के जो है सब्सटेंसेस का जो है सेवन किया जा रहा है या उनकी बिक्री की जा रही है। और
इसके अलावा एक और ये बात भी कि मान लीजिए किसी युवा की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने भी ज़रूर देखे होंगे, वो बार बार नशा मुक्ति केंद्रों का रुख करते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र या पुनर्वास केंद्र इसका एक सही ऑप्शन है क्या? ये कितने प्रभावी हैं, ये जानना चाहूँगा सर। देखिए, जो विक्टिम है, जो बीमार है, उसको तो आपको डी एडिक्ट भी करना पड़ेगा, उसको रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा। उसके पास, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यंग जनरेशन है, इनको बचाना भी है ये। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र जो है, इनका धीरे धीरे इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की आवश्यकता है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं ताकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों का जो भी इसमें एडिक्ट हो, किसी एज का भी हो सकता है, जनरली 16 से 35 साल तक के ज़्यादा लोग हैं इसमें। तो एक प्रोडक्टिव एज के बच्चे हैं, सारे लोग हैं, यंग लोग हैं, जो कि देश की सोसाइटी, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एसेट हैं देश के। अगर एडिक्ट हो जाते हैं तो लाइबिलिटी उल्टा हो जाते हैं वो। तो नशा जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं या दूसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, इनको एक प्रॉपर जो मैंडेट के तहत और प्रॉपर जो इनकी एसओपी है उसके तहत बनाने की कोशिश भी की जा रही है और ज़रूरत भी है। जी सर, अगर वैसे बात करें, हिमाचल प्रदेश में कुल 14 जेलें हैं। 14 जेलों में 2 सेंट्रल जेल है और 9 जो है सब डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, और उसके अलावा जुवेनाइल होम्स वगैरह हैं। और उनमें लगभग 5400 के आसपास जो है इस वक्त जो है कैदी एक्टिव हैं, जो प्रिजन है या फिर कन्विक्टेड हैं। उनमें जो है 40% मामले ऐसे हैं जो एनडीपीएस से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसी तरह से, मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसी तरह से सिर्फ जो पेडलर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, इन्हीं को भर भर के हमारी जो जेलें हैं हम भरते जाएंगे, तो हम उन बड़ी मछलियों तक, जिनकी वजह से, क्योंकि अभी मैं पुलिस के द्वारा जारी एक बयान में देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था कि कहा जा रहा है कि ये लोग जो है बाहरी राज्यों से बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। तो ये कैसे इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कार्य कर रही है और आगे चलकर क्या किया जाने की आवश्यकता है? हम देखिए, लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद हम फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, बैकवर्ड भी करते हैं। ये सामान बेसिकली बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड लिंकेज के लिए वो चीज़ें की जा रही हैं। उसके तहत हमने स्मगलर्स की प्रॉपर्टी भी अटैच की है, करीब 13.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आता अटैच की जा चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि छोटे ही पकड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब कोई पकड़ा ही जाता है तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब फिर तो लोगों को लगा कि, अब क्या है ना, लोगों को इसका ये भी पता है कि इतनी क्वांटिटी स्मॉल है, इतनी इंटरमीडिएट है, इतनी इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है। तो कई बार पेडलर जो है ना, वो छोटी क्वांटिटी लेके जानबूझ के चलते हैं ताकि हम बाद में जल्दी हम बेल हो जाए और दोबारा ये काम शुरू कर दें। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। छोटे जो कंज्यूमर्स को और या एडिक्ट को बाकियों से डिफ्रेंशिएट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं, और कोशिश ये रहती है कि हम बड़ों को भी पीछे पकड़ें। जी, प्रदेश की जो खुली सीमाएं हैं जो दूसरे राज्यों के साथ लगती हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो है नज़दीक है, उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे हमें किस तरह की जो है पुलिस को जो है आवश्यकता पड़ रही है चेकिंग की, या फिर उस क्षेत्र में किस तरह से चेकिंग को और बढ़ावा दिया जा सकता है? इसमें देखिए, जो पंजाब से या जे.एंड.के से या कुछ हरियाणा से भी हमारा एरिया लगता है, तो इवन उत्तराखंड से भी है, ऑलरेडी बैरियर्स होते हैं, और टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग भी होती है, स्पेशल चेकिंग भी की जाती है। साथ में बहुत बार इसमें सर्चें भी की जाती है, जहाँ पे हमें कुछ लगता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इसके लिए ज़्यादा प्रोन है, और उसका केवल जॉइंट ऑपरेशन भी किए जाते हैं। जैसे मैं एसएसपी कांगड़ा था, तो जो एक पर्टिकुलर एरिया जो पंजाब के साथ लगता है हमारा, चन्नी वैली, उस एरिया में थोड़ा सा नोटोरियस है इस चीज़ के लिए वो। तो टाइम टू टाइम हम पंजाब के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन भी करते थे, और बहुत बार इसमें बड़ी सफलता भी मिलती थी। जी, सूचना और प्रौद्योगिकी का एक इसमें जो है अहम भूमिका हम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो इन लोगों की ट्रैकिंग की बात करें या फिर इन लोगों को ट्रेस आउट करने के बाद जो है इनसे जुड़े हुए जितने भी तार रहते हैं उनकी हम बात करें, तो सूचना प्रौद्योगिकी का एक अलग सा रोल इसमें उभर कर आ रहा है। इसके अलावा जो ये ड्रग फ्री ऐप्स है, इस पर क्या क्या प्रावधान है, इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं? ड्रग फ्री ऐप, आप फ्री ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 9000 लोगों ने अब तक किया भी है, और इसमें आप सूचना भेजेंगे, आपकी आइडेंटिटी एवरीथिंग गुप्त रखा जाता है। तो आपको ये चिंता नहीं है। सोसाइटी में जनरली ये चिंता होती है कि किसी स्मगलर से मैं पंगा ले लूँगा तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये लोगों को डर होता है। ये डर होता है कि मैं कोर्ट कचहरियों में बाद में परेशान होऊंगा या पुलिस थाने मेरे को जाना पड़ेगा। उसके तहत एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए इसको ड्रग फ्री ऐप को रखा हुआ है। साथ में हमारी 1908 हेल्पलाइन है, उसमें भी आप सूचना दे सकते हैं।
तो उसको हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। बाकी जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली ये भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं। जी। एक सरल शब्दों में सर, एक वो अपील जिसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के गतिविधियों में लिप्त पाया या उसे देखा, तो ऐसे हालात में एक आम व्यक्ति को, एक आम इंसान होने के नाते, नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए? देखिए, सोसाइटी के सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके मैंने बताया ना आपको पहले 3 पार्ट हैं। डिमांड रिड्यूस करने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, और उसके लिए एक अंदर से हमें एक वो भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए कि अब सोसाइटी को हमने अपने जनरेशन को बचाना है। उसके लिए ये चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी परेशानी होगी। परेशानी तो हमें वैसे भी बहुत होती हैं। तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दीजिए, हमारे ड्रग फ्री हिमाचल ऐप पे आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वो दे देनी चाहिए। सूचना जितनी विदहोल्ड करेंगे, जितना हम सोचेंगे कि दूसरे की प्रॉब्लम है, आज मेरी नहीं है ये, तो कल को देखिए आग लगती है ना, तो वो ये नहीं सोच सकते कि दूसरे घर से मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी। आज कोई और है, कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए एक मिशन मोड में सारी सोसाइटी को काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों से। और डरते रहेंगे या उससे हेजिटेट करते रहेंगे या थोड़ी सी परेशानी से या थोड़ी सी इनकन्वीनियंस से बचने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर तो अब देखिए ड्रग आपके स्मगलर कितने होंगे, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 400-500 मैक्सिमम जिसके केसेस होते हैं उतने लोग होंगे। रिपीट ऑफेंडर और कम होते हैं, बड़े स्मगलर और कम होते हैं। अब लाखों की आबादी में अगर 200-400 लोगों से हम उनको बिल्कुल खुला छोड़ दें, तो ये साइलेंट मेजॉरिटी वाला काम अब हम लोग को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, आप अपना हमारे ऐप पे इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म कर दीजिए, उसमें कार्रवाई होगी फिर। जी। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आज की हमारी युवा पीढ़ी को ये यूँ कहे कि वो खुद को इसमें फंसाती जा रही है इस दलदल में, या फिर यूँ कहे कि ये जो शातिर दिमाग लोग हैं ये उन्हें धकेल रही है इस जाल में। सर, इसमें माता पिता या यूँ कहे अभिभावकों और अध्यापकों का क्या भूमिका रह सकती है? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और माता पिता होने के नाते अपने बच्चे के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में माता पिता को किस उम्र के लोगों को है ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पर बताइए। देखिए, पेरेंटिंग जो है ना और जो टीचिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अपने बच्चे को ग्रो होता देखते हो, स्कूल में आप बच्चे को ग्रो होता देखते हो, एडोलसेंट एज आती है, उसको हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वो पेरेंट्स को और टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ क्या एनर्जी एक्स्ट्रा बच्चे में आती है हार्मोनल चेंज के साथ, और उसके साथ साथ उसको जो है ना थ्रिल के लिए बड़ा चीज़ होती है, एडवेंचर के लिए बच्चा आगे आता है, कुछ ऐसे काम भी करता है। तो उसमें पहले तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या नशे हैं। आपने अपने 2 ही बच्चे देखने हैं या एक ही देखना है, और जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए तो फिर लाखों वाला काम है। अच्छा, आप हम कोई प्रचार भी करेंगे, वो कितने लोग तक पहुंचता है? पेरेंट्स को और टीचर्स को पहले इनके सिम्टम्स पता होने चाहिए कि बच्चा अकेला रह रहा है, आइसोलेटेड रहता है, शैवी रहता है, मूड स्विंग्स हैं, आंखें लाल रह रही हैं, बाथरूम में बहुत टाइम लगा रहा है, पैसे गायब हो रहे हैं, इरेटिक बिहेवियर है। इन चीज़ों की जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए और टीचर्स को भी होनी चाहिए। और उसके पहले पेरेंट्स को एज ऑन टुडे मेरा अपना विचार है कि बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली होना चाहिए कि वो किसी और की के लिए ज़रूरत न महसूस करें। अगर हम अपने बच्चों से फ्रेंडली नहीं होंगे तो वो बच्चा कहीं ना कहीं जाके फ्रेंडली होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अपने बच्चे को सही चीज़ नहीं सिखाएंगे, उसकी लर्निंग की एज है, तो वो फिर अगर सूटेबल चीज़ नहीं सिखाई जाती है तो कुछ भी चीज़ कहीं से भी सीख लेगा वो। इसीलिए बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करें, बच्चों की बातों को सुनें। अब वो चीज़ें नहीं हो सकती कि जो हमारे टाइम होता था जी, आज कैसे हो सकता है। वो अपना एटीट्यूड और अपना नज़रिया पेरेंट्स को, टीचर्स को बदलने की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। बच्चों के अपने, देखिए, थर्ड वर्ल्ड में अपने स्ट्रेस होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे टाइम में स्ट्रगल ज़्यादा था तो हमें ये चीज़ें नहीं दिखती थी। अब बच्चों का कंपैरेटिवली लाइफ स्मूथ है तो उनके और तरह के स्ट्रेस हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उनके साथ फ्रेंडली होकर उनके स्ट्रेस के लिए उनको सोल्यूशन देना ज़रूरी है, और साथ में उनकी एक्टिविटी पे वॉच भी रखना ज़रूरी है, वो पेरेंट्स को भी और टीचर को भी। और ऐसी कुछ चीज़ पाई जाती है तो टाइमली उसका जो निदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इस केस में, ड्रग्स के केस में प्रिवेंशन जो है क्योर से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है। प्रिवेंशन में आपका पैसा भी नहीं लगेगा,
आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिर्फ उन पर थोड़ा सा एक्टिविटी वॉच करनी पड़ेगी, उनके लिए साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। लेकिन जो क्योर है बाद में, हार्म रिडक्शन, उसमें रिलैप्स होने का स्कोप है, पैसा लगेगा, बच्चे की हेल्थ भी बर्बाद हो सकती है और साथ में कई बार डेथ्स भी हो जाती हैं। तो इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए सर कम है, और ये समय की कमी के चलते हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस छोटे से समय में समय अंतराल में हमारे साथ इस ज़रूरी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए। एक बार फिर से ये सभी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम और आप देखते रहिए DD हिमाचल। नमस्कार।